अब हम देखते हैं भाई कि इन एग्जाम्स को पास करने की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, हमने इन एग्जाम्स को भी कैसे क्वालिफाई करना है। ओके, तो भाई देखो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हमने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल केमिस्ट्री को टोटल मैंने भाई 8 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। ओके, इजंट इट? 4 तो आप देखो भाई, 2 तो क्या है एडवांस्ड, मतलब हम आपको भाई टोटल 8 लेक्चर सीरीज हम यहां पर डिलीवर करेंगे, टोटल 8। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई 4 है एमएससी प्रीवियस के लिए, 4 है एमएससी फाइनल के लिए, आपकी मर्जी भी वो, इजंट इट? लेकिन पहले आप देखें भाई कि हमने पहले क्या आपका एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। आप इसको ऐसे माने कि फिजिकल वॉल्यूम 1 तो क्या आपकी एमएससी प्रीवियस के लिए, समझ गए बात? मतलब हमने भाई, क्योंकि मैंने एमएससी का सिलेबस भाई अपने अकॉर्डिंग बना रखा है कि भाई इतना पढ़ने के बाद बच्चे को एटलीस्ट एमएससी का उसको भी एमएससी की नॉलेज हो जाएगी। तो हाँ, क्योंकि भाई आपको पता है एमएससी का सिलेबस तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, तो भाई हमने अलग से जो भाई सिलेबस मैच करता है एक तरह से काफ़ी हद तक यूजीसी से, हमने वो तैयार कर रखा है। ओके, ठीक है। तो भाई तो टोटल हमने क्या पढ़नी है 8 लेक्चर सीरीज। पहली बताओ क्या रहेगी, एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड फिजिकल वॉल्यूम 2, और ये आपने इसी ऑर्डर में पढ़नी है। फिर क्या है एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, ठीक है। और उसी तरीके से फिर हमने जो ऑर्गेनिक है वो भी हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रखी है, सॉरी 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखी है, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2। और फिर भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आपने देखा होगा ना आपकी एमएससी में क्या होता है, 3 तो क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, और एक क्या होती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम भाई जनरली पढ़ाएंगे, हमने स्पेक्ट्रो को भी क्या कर रखा है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 2, ठीक है बात? ओके, अरे बोलो भाई। तो आपने इनको इसी ऑर्डर में पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपको क्या पढ़ाई जाएगी, पहले आपको पढ़ाएंगे एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, फिर भाई इनऑर्गेनिक की वॉल्यूम्स आएंगी, फिर ऑर्गेनिक की वॉल्यूम्स, और आप लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी की वॉल्यूम, ठीक है बात? ओके, अब आप ये देखें भाई एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, इसमें इनके जो फिजिकल का जो आपका सिलेबस है वो हमने 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले आप देखें वॉल्यूम 1 के अंदर क्या क्या है। यहां पर आप देखोगे भाई टोटल यहां पर क्या है 7 चैप्टर्स, ठीक है। उसमें आपका क्या है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स। देखो इसकी वजह क्या होती है भाई, आपको पता है बिना मैथमेटिक्स के आप केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते, क्योंकि आप भाई क्वांटम पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता कैलकुलस क्या होता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता, आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता, आपको इंटीग्रेशन नहीं पता, तो आप किसी भी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को नहीं सीख सकते। और अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती तो आपको केमिस्ट्री नहीं आती भाई, क्योंकि मॉडर्न केमिकल साइंस सारी किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड, समझे बात? या फिर मान लिया आपको भाई क्या नहीं आती ग्रुप थ्योरी, तो आपको पता होगा भाई ग्रुप थ्योरी सीखने के लिए आपको क्या सीखने पड़ते हैं, ग्रुप्स, अरे भाई मैथमेटिक्स वाले, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स नहीं आती, आपको क्या नहीं आती ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी नहीं आती आपको स्टीरियो नहीं आती, स्टीरियो आपको नहीं आती, आपको ऑर्गेनिक नहीं आती। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो आप खुद सोचें भाई ऑलमोस्ट सारी की सारी जो केमिस्ट्री होती है उसको सीखने के लिए हमको मेनली 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रुप थ्योरी। और इन दोनों को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैथमेटिक्स, कैलकुलस और मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमको नहीं आया तो हमको केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है बात? इसीलिए हमने पहला चैप्टर हमने क्या ले रखा है, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स। फिर हमने भाई क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर नहीं है वो स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। पहले क्या आपका ओल्ड क्वांटम थ्योरी, फिर क्या आपका मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, फिर आपका क्या है भाई केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है। फिर आपका क्या है केमिकल बॉन्डिंग, अरे भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्या है, जैसे क्वांटम खत्म होगी आपकी, फिर हम क्या पढ़ेंगे आपको ग्रुप थ्योरी, ठीक है बात? ग्रुप थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री, स्पेक्ट्रल एंड केमिकल एप्लीकेशंस। और भाई एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में लास्ट चैप्टर आपका क्या होएगा बताइए,
सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है भैया, तो आपकी है वॉल्यूम 1। फिर आप देखो वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में क्या है? पहला क्या होगा आपका? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रिया, समझे बात, सरफेस एंड कोलाइड्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, और लास्ट में क्या होगा आपका? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि भाई 7 और 7 टोटल वही 14 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। ये 14 चैप्टर्स आप इसको ऐसे मान सकते हो कि भाई पहले 7 तो क्या है एमएससी प्रीवियस के लिए, और बाद के 7 क्या है एमएससी फाइनल के लिए, और नेट के लिए क्या है सारे के सारे ये कंप्लीट। ओके, ये 14 चैप्टर्स आपने पढ़ने पड़ेंगे। बात आपको पहले पढ़ रही है? वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा मैं भाई इसका यूज टू होने लगा मुझे लग रहा है। ओके, फिर क्या है? एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊं हमने बांट रखी टोटल भाई 16 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है बात भाई, 16 में से पहले आप ये देखें, ठीक है, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, 8 तो क्या है वॉल्यूम 1 में, और 8 क्या है वॉल्यूम 2 के अंदर। चैप्टर 1 क्या होगा आपका? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल पीरियोडिसिटी, अरे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड नोमेनक्लेचर। 4th क्या होगा? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 5th क्या होगा? आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर। 6th क्या होगा? स्टेबिलिटी वाला। 7वां रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 8वां भाई इलेक्ट्रॉनिक और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपका क्या भाई? ये वॉल्यूम 1 आपकी। ठीक है, आपको अपने आप नजर आ गया होगा भाई, इसमें आपका ऑलमोस्ट एमएससी का सारा सिलेबस कवर अप होने लग रहा है। ठीक है, फिर आप देखें भाई वॉल्यूम 2 के अंदर यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड्स एंड बेसिस, क्लस्टर कंपाउंड्स, और लास्ट में क्या होगा आपका? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, यानी ये आपने कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 16 चैप्टर्स आपको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं जितना आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मैं बेटा प्राचीन काल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आई हैव बीन टीचिंग केमिकल साइंस सिंस एंशिएंट टाइम्स। मैं प्राचीन काल से पढ़ा रहा हूँ भाई, मैंने मौर्य काल में पढ़ाया है, हड़प्पा युग में मैंने पढ़ाया बच्चों को। ठीक है बात, ओके। तो मैं आपको ये बात भाई यकीन से बोलता हूँ कि ये सिलेबस ज़्यादा है, इतना सिलेबस करने की ज़रूरत होती नहीं है अगर आप, लेकिन आपके पास चॉइस रहेगी। आप अगर इसका 70% सिलेबस कर लेते हो तो वो इंडिया टॉप 10 करने के लिए क्या है? मोर देन सफिशिएंट। ठीक है बात, लेकिन आपके पास एटलीस्ट चॉइस तो रहे। ठीक है, फिर क्या भाई? एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, देखो वॉल्यूम ऑर्गेनिक के अंदर दिक्कत क्या होती है? इसके अंदर वो दिक्कत ये होती है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, आपको यहां पर एज इट इज यहां पर नाम नहीं लिखा मिलेगा चैप्टर्स का। ठीक है, जो आप भाई देखते हो। अच्छा आप मुझे बताओ, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई आपको मेन ग्रुप कंपाउंड्स पढ़ा दे और फिर आप ये कंप्लेंट करो कि हमको एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पढ़ाए। अरे भाई एस ब्लॉक पी ब्लॉक का नाम ही तो क्या होता है? मेन ग्रुप कंपाउंड्स, इजंट इट? तो सिमिलरली भाई देखो मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दिक्कत ये होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर मैटर इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कि हमको समझ में नहीं आता उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, और यूजुअली आप बुक्स देखोगे ना, उनमें जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही बेकार होता है, मतलब ओड क्लासिफिकेशन होता है, जो भाई सीखने के लिए अच्छा नहीं होता। लिखने के लिए क्या वो अच्छा है, लेकिन सीखने के लिए अच्छा, वो भाई स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। समझे बात? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊं भाई, मेनली उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अरे वॉल्यूम्स नहीं, अगर मैं ऑर्गेनिक के कंटेंट को पार्ट्स में बांटना चाहूं तो उसके 2 ही पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक होता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 ही पार्ट्स में बढ़ती है, स्ट्रक्चर एंड बोलो भाई बॉन्डिंग, और एक क्या होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन। दैट्स इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 पार्ट्स में बढ़ती है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शन, सिर्फ ये। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या होता है? इसमें आप वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो जो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीखने के लिए चाहिए। यानी इस पार्ट को सीखने के लिए आप इस पार्ट को अकेला पढ़ सकते हो,
इसको आप अकेला पढ़ सकते हो भाई, इसको आप अकेला नहीं पढ़ सकते, आप ये पढ़ के ही ये पढ़ सकते हो। मतलब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को अकेला सीखा जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अकेला सीखा जब तक कि आपको क्या नहीं आता, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। समझ गए बात? क्योंकि यहां पर आप आइसो अरे भाई टोटोमेरिज्म है, मिजोमेरिज्म है, रेजोनेंस इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी है, बात आपको पहले पढ़ रही है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझे बात? होमोटोपिक, आइसोटोपिक, एनाइसोटोपिक ग्रुप्स, होमोटोपिक फेसेस, रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप कहाँ पढ़ते हो? यहाँ। और क्या वो सारे आपको भाई यहाँ यूज नहीं करने पड़ते क्या? देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमको दो ही तो बातें यूज करनी पड़ती हैं, एक तो अटैक कहाँ होना है, एक तो अटैक कहाँ होना है, दूसरा वो जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इजंट इट? तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो है ये हमने टोटल 4 चैप्टर्स में बांट रखा है। क्या यहां पर देखोगे ना, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या कर हमने भाई 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे बताओ, कौन सा? मतलब इस यहां पर 4 तक आपका बताओ क्या चलेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। चैप्टर 2 क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 क्या है? बोलो भाई। देखो पहले में हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन, हिस्ट्री और भाई इसका सारे का सारा नोमेनक्लेचर। लेकिन डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री और नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर में हम स्टीरियोकेमिकल नोमेनक्लेचर छोड़ देंगे। अरे ZE और R या S, उसको छोड़ के हम सारे का सारा क्या पढ़ लेंगे यहाँ पर? नोमेनक्लेचर, चाहे आपके स्पीरो कंपाउंड्स हैं, चाहे आपके इंक्लूडिंग बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बात आपको पहले पड़ गई? ठीक है। फिर आप देखो भाई, फिर क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर आपने क्या पढ़ना पड़ता है? यहां पर आप पढ़ते हो, अरे ये टोटोमेरिज्म है, रेजोनेंस इफेक्ट है। समझे बात भाई? रेजोनेंस है, मिजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, बात आपको पहले पड़ गई भाई? ये आपकी भाई एरोमेटिसिटी है, इंडक्टिव इफेक्ट है। समझे बात? या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, एच बॉन्डिंग होती है, वंडर वाल इंटरेक्शंस होते हैं। समझे बात? वो सारी चीजें वो आपने कहाँ पढ़नी पड़ती है? बताओ भाई, बताओ। और आपको ये यूज नहीं करनी पड़ती क्या आगे? बिल्कुल। फिर आप देखो भाई, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। अब देखो भाई, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तीसरा पार्ट क्या होगा आपका? रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो मैं आपको बताऊं, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 टाइप का होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड, रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म उसके क्या भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। और एक क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड। तो ये होता है ना जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, ये इसका एक नाम और भी होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड। ये सारा क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन यहां पर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड पढ़ते हो। समझे बात? लेकिन इसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स, कि भाई कि रिएक्शन कांस्टेंट्स क्या होते हैं। समझे बात भाई? अरे भाई आपको पता ना, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड रिएक्शन कांस्टेंट्स, नाम सुना होगा आपने भाई। समझो, टाफ्ट इक्वेशन है, हैमट इक्वेशन, बात आपको पहले पढ़ रही है। या भाई कौन ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग, कौन ग्रुप भाई मेटा डायरेक्टिंग है। वो सारे जो भाई या भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनकी स्टेबिलिटी, मेरी बात आपको पहले पढ़ रही है। कार्बोकैटायंस हैं, कार्बोएनायंस हैं, वो सारी चीजें, उनमें से कौन लेस रिएक्टिव, कौन उनमें से भाई मोर रिएक्टिव है, वो सब चीजें आपने पढ़नी पड़ेंगी। ओके, ठीक है भाई? ओके, तो हम इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर देखो भाई, और एक बार जो मैंने पढ़ लिया, अब ये जो 3 चैप्टर थे ना ये, अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां से आपको प्राइमरली क्या पता लगता है कि अटैक कहाँ होना है। इन तीनों में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज करके आप क्या मालूम करते हो कि कौन सी साइट लेस रिएक्टिव, कौन साइट क्या है मोर रिएक्टिव, कौन कहाँ जुड़ेगा। लेकिन भाई आपको पता है, एक अटैक से एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, उससे कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं, इजंट इट? तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है वो हमको बताओ। फिर
कहाँ से मालूम पड़ता है बताओ? उसके लिए हमारा बताओ कौन सा हमारा चैप्टर होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये 4 चैप्टर होते हैं ना, जो मैं आपको बताऊं, ये बताओ कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये भाई मस्ट है, इनको सीखे बिना भाई आप भूल जाओ कि आप कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सीख सकते हो, नेवर। समझ गए ना बात? यहां पर हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना भाई, इसमें हमने ये नहीं पढ़ना कि भाई अरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है भाई SN1 तो हम यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ेंगे ये सब कुछ। हमने सिर्फ क्या पढ़ना है? रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट्स। ओके, अब उन चीजों को अप्लाई कैसे करना है? उन चीजों को भाई आपने बाकायदा रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई कैसे करना है? अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी पढ़ने के तो ये आपको पता लग गया, ये 4 चैप्टर्स में है। फिर क्या आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ने के कई तरीके होते हैं। शुरू में भाई रिएक्शंस कम थी, तो पता है इनको कैसे बांटने लगे? नेम रिएक्शंस के बेसिस पे। शुरू में ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी बहुत कम थी। अरे एक आध रिएक्शन भी डेवलप हुई थी, तो जिसने उसको इन्वेंट किया उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया भाई रिएक्शन का, इजंट इट? तो उनको सीखना कोई भाई, उनको क्लासिफाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो शुरुआत में भाई रिएक्शंस को कैसे बांट दिया करते? नेम रिएक्शंस के बेसिस पे, कि भाई ये रिएक्शन इस रिएक्शन की सब टाइप है, ये भाई डायलाइड रिएक्शन की सब टाइप है। समझे मेरी बात? रिएक्शन थोड़ी ही थी, लेकिन जब रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगी तो नेम रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा क्या बन गई? कैटेगरीज। आप समझ रहे हो? 10 रिएक्शंस को तो आप 3 नेम रिएक्शंस, अरे भाई मान 9 रिएक्शन है इन्वेंटेड टोटल, तो आप उनको भाई 3 नेम रिएक्शन से बांट सकते हो, क्योंकि ये 3 तो क्या है? डायलाइड रिएक्शन टाइप है। ये 3 फलानी की, 3 ढिमकानी की। बात आपको पहले पड़ गई। लेकिन जब ये 1000 रिएक्शन हो जाए तो बांटना कितना मुश्किल हो जाएगा। कितनी सारी क्या होती है नेम रिएक्शंस, इजंट इट? और बहुत सारी नेम रिएक्शन नहीं भी होती। तो मान लिया 5000 रिएक्शन है, आप ही मानो हमारे पास क्या टोटल 5000 रिएक्शन है। उन 5000 रिएक्शंस को अगर आप नेम रिएक्शंस के बेसिस बांटोगे तो मान ले भाई आपने उनको बांटना पड़ा तकरीबन, ये मानो भाई आप 150 कैटेगरीज बन गई। क्या 150 कैटेगरीज? और एक कैटेगरी ऐसी बन गई जो क्या है, जिनका कोई नेम है ही नहीं। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो 150 चैप्टर्स नहीं बन जाएंगे हमारे पास। सीखना क्या है? मुश्किल है, दिक्कत हमको भाई, इजंट इट? दूसरा क्या तरीका होता है? फिर बोले भाई ना ये तो भाई अच्छा तरीका है इनको बांटने का। बोले भाई हम इन 5000 6000 जो रिएक्शन है इनको हम क्यों ना फंक्शनल ग्रुप के बेसिस बांट लें। आपने जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा बीएससी के अंदर, पढ़ा होगा ना? वहां पर लिखा था भाई अमाइड की रिएक्शन आ गई, कीटोन की आ गई, एल्डिहाइड का चैप्टर आ गया, इजंट इट? एक तरीका वो होता है भाई बांटने का, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। उसमें फिर बहुत सारे क्या बन जाते हैं। उसमें मान लिया बन गया आपके टोटल, मान लिया भाई फंक्शन ग्रुप, मान लिया आपके भाई टोटल, मान लिया 50 आपके क्या है फंक्शन ग्रुप्स, मान लिया 20 आपके क्या है भाई मेन फंक्शनल ग्रुप्स। तो 20 कैटेगरी क्या होगी भाई? वहां भी तो बन जाएंगे आपकी, इजंट इट? तो दूसरा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे रिएक्शंस को बांट देना, जो आपका भी कहाँ होता है? बीएससी के अंदर या 12वीं के अंदर होता है, इजंट इट? अरे भैया आपने बताया नहीं, इसमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। और तीसरा तरीका क्या होता है पता है? तीसरा होता है मैकेनिज्म के बेस पे, कि उसके अंदर भाई रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। बल्कि आप इससे पहले पढ़ो भाई, तीसरा होता है रिएजेंट के बेस पे, कि आपने किसी रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा डाला है। तो उन 5000 रिएक्शंस को भाई मैं रिएजेंट में बांट सकता हूँ। मान लिया मेरे पास टोटल 60 रिएजेंट है, तो उन 5000 को मैं बोल दूँ भाई 5000 में से क्या है, मान लिया भाई 700 क्या है इस रिएजेंट की, 300 क्या है इस रिएजेंट की। बात आपको पहले पड़ रही है? तो उन रिएक्शंस को आप रिएजेंट के बेसिस पे भी बांट सकते हो। तो एक तो क्या होता है इन रिएक्शंस को बांटने का, मान लिया इमेजिन करो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में टोटल 5000 रिएक्शंस है, उनको आप बांट सकते हो नेम रिएक्शन के बेसिस पे। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या बन जाएंगी कैटेगरीज, मैनेज करना मुश्किल है। दूसरा बेसिस क्या है? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तीसरा क्या होता है? रिएजेंट के बेसिस पे। समझ गए? पता हम कह देंगे भाई कि इन 5000 में से भाई क्या बोल 300 क्या है इस रिएजेंट की है, 400 इस रिएजेंट की है, 550 इस रिएजेंट की। समझे मेरी बात भाई?
लेकिन भाई बहुत सारे क्या है रिएजेंट्स, और उससे भी बहुत सारी क्या बन जाती हैं कैटेगरीज। और चौथा तरीका जो सबसे बेस्ट होता है, जो कई बुक्स में दिया होता है, जो बहुत अच्छी बुक्स है ना उनके अंदर तरीका फॉलो किया होता है, उसमें होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे कि भाई उन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है। भाई वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एडिशन हुआ, क्या हुआ वहाँ पर, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन क्या हुआ है, बात आपको पहले पड़ी। इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए ना पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट को, यानी पूरे अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म को, पूरे के पूरे अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म को या ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सिर्फ 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं भाई, सिर्फ 5 कैटेगरीज में, इजंट इट। एक आपकी कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कौन सी भाई, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, एडिशन रिएक्शंस, इजंट इट। तीसरा क्या होगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शंस। चौथा पे क्या हो गया, क्या भाई, रीअरेंजमेंट्स। पांचवा क्या हो गया आपका, रेडॉक्स रिएक्शंस। सिर्फ 5 कैटेगरीज, आप समझे मेरी बात। यानी ना हमने रिएजेंट के बेसिस बांटने भाई, ना हमने क्या पढ़ने नेम रिएक्शन, ना हमने क्या पढ़ने रिएजेंट। अरे भाई रिएक्शन तो वही है, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर पढ़ते हो तो क्या वहाँ पर रिएजेंट लिखा नहीं होता, कोई रिएक्शन है तो उसका नाम होता है, तो नाम उसका मेंशन नहीं करते क्या, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मैकेनिज्म बेसिस बांटना, क्योंकि आप भाई सारी रिएक्शंस को आप सिर्फ 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला कौन सा हो गया आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा आपका हो गया एडिशन रिएक्शंस। तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस। चौथा रीअरेंजमेंट्स। पांचवा रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपका हो गया फिर तो भाई 4 चैप्टर इसके, अरे भाई, और फिर तो भाई क्या होने चाहिए 9 चैप्टर भाई, देखा जाए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्या होने चाहिए 9 चैप्टर। लेकिन भाई आपको पता है एडिशन रिएक्शंस का चैप्टर इतना लेंथी हो जाएगा कि उसमें भी बहुत लेंथी टॉपिक्स उसके अंदर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अरे तो बोलो, तो भाई वो इतना लेंथी हो जाएगा कि उसको हमने भाई उसको भाई उसकी सब टाइप होती है ना, उनसे हमने क्या बनाने पड़ते हैं चैप्टर्स। बात आपको पहले पड़ रही है भाई। देखो इसके अंदर जो क्या है, अरे भाई 4 तो ये हो गए। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जो क्या है 5 टाइप होती हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और रेडॉक्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन इतना लेंथी नहीं होता तो उसका हमने एक सिंगल चैप्टर बना दिया, ठीक है। और जो कौन है एलिमिनेशन, वो भी इतना लेंथी नहीं होता, उसका भी हमने क्या बना दिया एक सिंगल चैप्टर। लेकिन भाई रीअरेंजमेंट क्या होते हैं लेंथी, तो उनके हमने चैप्टर फिर कहां से बनाए हैं, उनकी सब टाइप से, उनकी भाई सब टाइप से, ठीक है बात। तो अब देखो भाई आपको नजर आएगा यहाँ पर, आप ये देखो नजर आया आपको, चैप्टर नंबर 5 से देखो आप, बताओ क्या है। पहले हमने नहीं है जो क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनका हमने एक चैप्टर नहीं बनाया, उनके सब टाइप से क्या बना लिए चैप्टर्स। पहले 5वां कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें दोनों आ गई आपकी, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। फिर क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 7वां क्या है भाई, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हमने एक चैप्टर ना बना के 3 चैप्टर बना लिए। भाई एक चैप्टर बहुत लेंथी बन जाता, समझे बात। एक तो क्या होगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एक भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, समझ गए बात। तो 3 हो गई है। फिर कौन सी आएगी एडिशन रिएक्शंस। फिर देखो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और फिर देखो भाई फिर क्या शॉर्ट होगी आपकी वॉल्यूम 2 रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, फिर आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। अब देखो भाई, अब कोई पढ़ के पूरा बैच फिर ये कह दे सर ने हमको भाई पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ाई। अरे भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, याद करो, साइक्लो एडिशन होती हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और क्या होती है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अरे भाई हमने उसका नाम नहीं रखा पेरिसाइक्लिक, लेकिन पेरिसाइक्लिक का कौन सा पार्ट साइक्लो एडिशन ऑलरेडी कहां पर आ गया, बात आपको पहले पढ़ रही है नहीं बात आपको। अरे भाई जो हमने एक तरह से पेरिसाइक्लिक के
साइक्लो एडिशन पार्ट को हाइड कर रखा है एडिशन रिएक्शंस के सब टाइप में। समझ गए बात? ठीक है, ओके। फिर क्या हो गया? फिर तो क्या हो गया? तो भाई तो आपने देखा कि हमने 3 तो क्या बना दिए चैप्टर सब्स्टिट्यूशन के, 4 हमने क्या बना दिए एडिशन के। फिर देखो रीअरेंजमेंट के, भैया हमने बना रखे 4 चैप्टर्स। कौन कौन से? एक तो कौन से 1 2 रीअरेंजमेंट्स, मेटाथेसिस रिएक्शंस। समझ गए बात भाई? फिर क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस एंड सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स। आप एक बारी चैप्टर नंबर, अरे वॉल्यूम 2 में देखो आप, वॉल्यूम 2 में देखो आप, बताओ चैप्टर 2 5 और 6 देखियो भाई। इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स। अरे भाई इनको ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। बात आपको पहले पड़ी तो आपको लगेगा नहीं कि मैंने आपको क्या पढ़ाई है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, लेकिन वो पूरी हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ी। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं रिएजेंट्स, लेकिन इसमें सारे क्या आ जाएंगे? जैसे इसके अंदर क्या रखी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस रखी है, इसके अंदर क्या आ गए रिएजेंट्स भी आ गए, नेम रिएक्शंस भी आ गए। कैसे भाई? मान लिया आप क्या पढ़ रहे हो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ रहे हो आप। साइक्लो एडिशन का चैप्टर पढ़ने के बाद हम उसमें क्या पढ़ेंगे साथ के साथ? उसमें जितनी भी क्या होती है नेम रिएक्शंस उसके लास्ट में पढ़ लेंगे सारी। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो हमने कोई चैप्टर पढ़ा, मान लिया आपने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, बोलो भाई। उसके बाद फिर भाई जो नजर साइक्लाइजेशन है वो हम उसके अंदर पढ़ लेंगे, तो हमारी नेम रिएक्शन होगी ना। तो आपको इसके अंदर लगेगा नहीं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नेम रिएक्शन। आपको होगे अरे नेम रिएक्शन भी नहीं पढ़ाई, रिएजेंट भी नहीं पढ़ाई, पेरिसाइक्लिक भी नहीं पढ़ाई, फोटो भी नहीं पढ़ाई। बात आपको पहले पढ़ी। वो सारे इन्हीं के अंदर क्या आ जाएंगी भाई, इंक्लूडेड है। ये वैसे ही बात है कि सारे तो क्या पढ़ लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर कह रहे हैं डी ब्लॉक नहीं पढ़ाए। बात आपको पहले पढ़ी भाई? ठीक है, ओके। तो भाई तो आप समझ गए ना बात? तो हमने एक तरह से 4 चैप्टर हमने किसके बना दिए रीअरेंजमेंट के, 4 हमने किसके बना दिए एडिशन के, 3 हमने बना दिए सब्स्टिट्यूशन के। फिर भाई ये थी बिल्कुल थोड़ी सी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका एक चैप्टर भाई। फिर कौन से हैं ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और भाई उसे हम आपको क्या नहीं पढ़ाएंगे फोटो, अरे भाई हम आपको ही नहीं पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं फोटो केमिस्ट्री, लेकिन वो पढ़ाएं भी जैसे वहाँ पर क्या है बर्च रिडक्शन, वो कहाँ पर आ जाएगा भाई रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। बात आपको पहले पढ़ रही है? ठीक है, तो भाई आपका हो गया। फिर तो भाई हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा ऑर्गेनिक का। हमारा सारा क्या होगा भाई रिएक्शन पार्ट हमारा कवरअप हो गया। फिर एक भाई लास्ट में हमने एक और चैप्टर ऐड करा, कौन सा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। बात आपको पहले पड़ गई। तो देखा जाए तो भाई इसके बाद आपका इसमें तो टोटल आप क्या है ये 18 चैप्टर्स आपने टोटल क्या पढ़ने ये 18 चैप्टर्स। ओके, तो भैया आपने टोटल ये 18 चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट कवरअप हो जाती है, इजंट इट। इसमें आपका भाई स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाला पार्ट भी है, सारे का सारा अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म बोलो इसको भाई, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बोलो इसको, नहीं मतलब आपको भाई इसको आप कुछ बोलो भाई। ठीक है, ये सारा भी आपका हो जाएगा, इजंट इट। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा हमारा बताओ क्या हो जाएगा भाई केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये भाई जो मैंने आपको सिलेबस बताया है ना, ठीक है। और फिर क्या होता आपको, फिर क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊँ स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपकी नहीं है, आपकी मैं आपको बताऊँ आपकी 90% क्या हो जाएगी कवरअप। एमएससी में आपकी भाई क्या हो जाएगी 90% स्पेक्ट्रा आपका कवरअप हो जाएगा एमएससी का भी, समझे बात। हालांकि हम पढ़ रहे हैं किसको, इसको भी किसके लिए नेट जेआरएफ और गेट के लिए कंपटीशन के लिए, लेकिन आपकी जो भाई ये जो एमएससी का जो स्पेक्ट्रा वो भी आपका इसमें सारा कवरअप हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आप ये देखो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो क्या है टोटल आपके 12 चैप्टर्स, 6 हैं वॉल्यूम 1 में और 6 हैं आपके वॉल्यूम 2 के अंदर। तो बताओ वॉल्यूम 1 में क्या है, अच्छा बताओ स्पेक्ट्रा होता क्या है पहले बताओ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए भाई। अरे थोड़ा आपको स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाए, मतलब कैसे हमको पढ़ना है इसको। ठीक है, आप ये बताएं कि स्पेक्ट्रा होता क्या है। इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर,
इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी मैटर की स्टेट्स की रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा बोलते होंगे भाई। तो यहाँ पर कौन कौन होता है? रेडिएशन और मैटर होता है ना। तो अब देखो भाई, पहला चैप्टर ही क्या हमारा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, यानी पहले चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दूसरे में हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। दोनों की बात होगी भाई। और तीसरे से इन दोनों का इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इंटरेक्शन ऑफ रोटेशनल स्टेट्स ऑफ मैटर विद रेडिएशन, इजंट इट? फिर बताओ क्या है भाई? फिर क्या है? वाइब्रेशनल और आईआर, इंटरेक्शन ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर क्या है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? वेरी गुड, ठीक। फिर देखो भाई, आप क्या है? फिर वॉल्यूम 2 बताओ क्या? वॉल्यूम 2 में क्या है? आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी है, आपका NQR भी है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा क्या है आपका? ESR या EPR। चौथा आपका क्या है? मास ऑर्गेनिक वाले फाइनल, पता होगा ना आपको भाई? अरे बोलो भाई। और पांचवा क्या है? मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। अरे भाई, चौथा क्या है? मास। पांचवा क्या है आपका? मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और छठा क्या है आपका? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको पता भाई, जो ऑर्गेनिक में MSc फाइनल वाले होते हैं ना, अरे उनको भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा दिया होता है और उनसे उनको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम करनी होती है। पता होगा ना आपको इस चीज़ का? NMR से, मास से, इजंट इट? MSc फाइनल में आप जाओगे जब ऑर्गेनिक वाले स्पेशलाइजेशन में, तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी होता है बाकायदा। ये समझे बात? ये जो लास्ट चैप्टर नहीं है आपका, ये अरे यहाँ पर है नहीं, बात आपको पहले पड़ गई ना? ठीक है। तो भाई ये आपका है सारे का सारा, यानी इसके अंदर क्या है? 12 चैप्टर्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आपके? 12 चैप्टर्स। इन 12 चैप्टर्स में 6 आपके वॉल्यूम 1 में होंगे, 6 आपके वॉल्यूम 2 के अंदर होंगे। ओके, ये सारा आपने कवर करना है। ओके, अब हम देखते हैं भाई, अब हम देखते हैं ओके कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ओके, बात आपको पहले पड़ रही है? तो ये टोटल आपके चैप्टर्स कितने होंगे बताओ भाई? 60। ठीक है, 14 आपके फिजिकल के होंगे, 16 इनऑर्गेनिक के, 18 ऑर्गेनिक के और 12 स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टोटल आपके क्या हैं? 60 चैप्टर्स। इनकी 60 ही क्या होंगी? टेस्ट सीरीज। ठीक है, और भाई 4 टेस्ट सीरीज आपकी क्या होंगी? अरे भाई 4 टेस्ट सीरीज क्या होंगी आपकी? यानी आपने टोटल क्या करना है? 60 चैप्टर्स आपने यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है बात? आपके भाई क्या बोलते हैं, 14 तो आपके क्या होंगे? फिजिकल के, 16 चैप्टर आपके किसके हैं? इनऑर्गेनिक के, 18 आपके ऑर्गेनिक के और 12 आपके क्या हैं? स्पेक्ट्रो के। तो ये 60 चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे ही आपका चैप्टर क्या होगा? खत्म होएगा, आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। उसमें सारे क्या होंगे? अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। वो आपने घर से सॉल्व करनी है, वो आपका होम टेस्ट होएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई? ठीक है, तो 60 चैप्टर्स की 60 टेस्ट सीरीज। और जब ये 60 जब आपका, और जैसे ही आपकी स्ट्रीम पूरी होएगी, मान लिया आपकी फिजिकल की दोनों स्ट्रीम पूरी हो चुकी हैं, एक आपका होएगा फिजिकल का टेस्ट, स्ट्रीम वाइज टेस्ट। क्या होगा आपका भाई? स्ट्रीम वाइज टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो 4 टेस्ट क्या होगा आपके? तो 60 तो क्या होगा आपके चैप्टर टेस्ट आपके चैप्टर वाइज, और 4 क्या होगा आपके? स्ट्रीम वाइज। वो क्लास टेस्ट होंगे, वो टेस्ट हम भी यहाँ पर लेंगे और उनके मार्क्स आपको बाकायदा आपके क्लास में आपको बोले जाएंगे। समझ गए बात? और जब आपका सारे का सारा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट, तो 3 क्या होंगे आपके? मॉक टेस्ट। वो उसमें क्या होगा? उसमें पूरा सिलेबस आएगा। यानी 60 तो क्या होंगे? चैप्टर वाइज, 4 क्या आएंगे? स्ट्रीम वाइज, और 3 क्या होंगे? ओवरऑल। टोटल आपने 67 आपने क्या करने हैं?
टेस्ट देने हैं, 60 चैप्टर पढ़ने होंगे, 60 टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन भाई जो 4 स्ट्रीम वाइज टेस्ट और 3 क्या हो गए आपके मॉक टेस्ट, टेस्ट आपके कितने हो गए 67। अच्छा भाई जो टेस्ट सीरीज है वो सारी हम कॉपी करवा कर आपको देंगे भाई, ठीक है बात। जो आपकी ये 60 टेस्ट सीरीज है ये आपने कॉपी नहीं करवानी है, ये हम कॉपी करवाएंगे आपके लिए, ठीक। क्लास में आपको भाई चैप्टर खत्म हुआ उसकी टेस्ट सीरीज आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी यहाँ पर, ओके। और सिमिलरली भाई जो कंबाइंड पेपर होंगे ना आपके, सॉरी कंबाइंड टेस्ट होंगे, वो यानी टेस्ट सीरीज सारी हमने कॉपी करवा के आपको देनी है, ओके। फिर आप कहोगे कि भाई जो स्टडी मटेरियल वो क्या है, अभी तक हमारा जो स्टडी मटेरियल था सारा क्या था भाई हाथ से लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ हम इस सारे मैटर को हम भाई टाइप कर रहे हैं। इस बार ये आपने भाई पुराना मैटर वहाँ से बिल्कुल नहीं उठाना है जांगड़ा फोटोशीट से, ठीक है। इस बार सारे का सारा जो मैटर है आपको भाई कैसा मिलेगा, टाइप किया हुआ, जैसे नहीं चैप्टर्स होते हैं बिल्कुल भाई वैसे। उसमें क्या होगा, पहले एक टॉपिक होगा, समझ गए बात भाई, उस टॉपिक की सारी थ्योरी, उसके ऊपर फिर क्या होंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, क्या इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। मतलब मान लिया भाई आप एनएमआर पढ़ रहे हो, मान लिया आप केमिकल आप पढ़ रहे हो, टॉपिक केमिकल शिफ्ट पढ़ रहे हो आप एनएमआर में, तो केमिकल शिफ्ट वाला टॉपिक है वो पूरा हमने पढ़ा दिया, उसकी सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आ गए। फिर उसके बाद क्या होंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको सिखाने के लिए उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो सॉल्व होंगे, और मोस्टली क्वेश्चन हमने पता कहाँ से सिलेक्ट किए, नेट और गेट के पेपर से, क्या समझे बात है। यानी वो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे ना जो, वो मोस्टली क्या होंगे नेट और गेट से होंगे भाई। या अगर कोई टाइप इंपॉर्टेंट और वो वहाँ नहीं आ रखी तो मैंने वहाँ पर वैसे ऐड कर रखी होगी, बहुत आपको पहले पड़ी। यानी आपको नेट और गेट के पेपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ना तो नेट का 10 ईयर सोल्व करने की जरूरत है ना, या हालांकि हमने भाई नेट का और गेट का 10 ईयर हमने पब्लिश कर रखा है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, लेकिन वो आपने बेटा सोल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, उसमें तो क्वेश्चंस क्या हैं मिक्स हो रखे हैं आपस में, इजंट इट। वहां पर तो क्वेश्चंस फिर भी क्या है आपस में मिक्स्ड है, हमने उन्हें एक तरह से चैप्टर वाइज निकाल दिया, ठीक है बात। तो मान लिया भाई एनएमआर के जो क्वेश्चंस हैं वो या तो आपको कहाँ मिल जाएंगे एनएमआर के चैप्टर में सॉल्व, या जो भाई रिपीट हो रखे हैं वो अनसोल्व कहाँ मिल जाएंगे आपको एनएमआर की टेस्ट सीरीज में। यानी अगर आपने ये 60 चैप्टर पढ़ लिए और 60 आपने क्या सोल्व कर ली टेस्ट सीरीज, तो ना तो आपने क्या सोल्व करना नेट का 10 ईयर, ना ही आपने गेट का ही 10 ईयर सोल्व करना है, वो आपके ऑलरेडी क्या हो गए सारे के सारे सोल्व हो गए। बात आपको पहले पड़ी, ठीक है, ओके ठीक है भाई। एक्चुअली मैं बता दूँ, मैं ये बुक्स लिख रहा हूँ फिलहाल, ये जैसे आपको पता होगा, खड़े हो, हाँ इसमें से बेटा बुक निकालो, ये बैग में से, हाँ बुक निकालो इसमें से, हाँ हाँ ना बेटा बीच वाले से, हाँ बेटा बुक ले, नहीं बुक है यहाँ पर 3, आपने मेरे ख्याल से बुक देखी होगी ना, बैठ जाओ। ओके, तो आप ये बताओ भाई आपने ये बुक्स देखी कभी, ये कौन सी बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ये आपके एमएससी प्रीवियस के लिए है, ठीक है बात। ये क्या आपकी भाई फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ये आपकी क्या है एमएससी प्रीवियस की फिजिकल है, और ये आपकी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसमें से पढ़ रहे हो ना। हाँ बेटा, ओके ओके ओके, आप बताओ भाई ये क्या आपके एमएससी प्रीवियस की ऑर्गेनिक, ये बुक्स मुझे आपको पता है ये मैंने ही लिखी हुई है आपके एमएससी की बुक्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि भाई एमएससी की बुक्स को हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़, लेकिन क्योंकि एमएससी की बुक्स को हम एज इट इज़ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते नेट के लिए, इसीलिए भाई मैं फिलहाल एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ नेट के लिए। मैं जो बुक्स हैं भाई वो लिख रहा हूँ फिलहाल में, अब इस बात को आप समझ गए होंगे। तो मैं भाई टोटल लिख रहा हूँ 8 बुक्स, ठीक है। उसमें 8 में क्या 2 क्या होंगे आपकी, अरे इसी नाम से एडवांस्ड फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1-2, एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉल्यूम 1-2, ये नेट के लिए है। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो आपने एक तरह से ये मानो भाई ये जो 8 बुक्स जो मैं वही लिख रहा हूँ आपने वही पढ़नी है, वो जब तक प्रिंट में आएंगी ना आपको पहले उनके क्या मिल जाएंगे, अरे भैया आपको उनके मिल जाएंगे प्रिंट आउट, कोई बुक भाई बुक प्रिंट होने में टाइम लगेगा भाई, लेकिन मैं उनकी नहीं आपको जो
क्या बोलते हैं प्रेस कॉपी होती है, प्री प्रेस प्रूफ जो होता है आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो वो 60 चैप्टर ये इन 8 बुक्स के अंदर ही होंगे। मैं आपको जो वॉल्यूम बताऊँ ये सारी क्या है, ये बुक्स लिख रहा हूँ मैं सारी, समझ गए बात? तो आपने सिंपली क्या करना है कि ये 60 चैप्टर पढ़ने हैं, ओके, इनकी 60 आपने क्या सोल्व करनी है, टेस्ट सीरीज। इन बुक्स को मैंने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि पहले क्या हुआ, एक टॉपिक मान लिया क्या है, केमिकल शिफ्ट, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और उसकी थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट्स। फिर केमिकल शिफ्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, समझे बात, या तो नेट में या गेट में आ रखे हैं, वहाँ से हमने ले लिए, या फिर हमको लगता है ये टाइप इंपॉर्टेंट है, वो टाइप मैंने खुद बना के उसके अंदर डाल दी। वहाँ पर क्या क्वेश्चन होएगा, आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, आंसर होगा, फिर क्या उसका एक्सप्लेनेशन। तो इन 60 चैप्टर्स में सिर्फ क्या होंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चंस। सिर्फ क्या होंगे यहाँ पर भाई, सॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉरी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर बेस्ड सॉल्व्ड क्वेश्चंस। और टेस्ट सीरीज सारे क्या होंगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारी क्या रहेगी स्ट्रेटजी। यानी कि जब भी हम आपको भी कोई टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक की थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बाकायदा यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बात? एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको क्लास में बोल लूँगा ताकि आप उसे सॉल्व कर सको। और जब मुझे भाई फीडबैक मिलेगा कि भाई मुझे लगा कि आपको सारा समझ में आ गया है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फिर वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक उसको पढ़ाया, भाई नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाया, थ्योरी और उसकी सारी वही जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके ऊपर क्या है सोल्ड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर हम भाई उसके ऊपर कई जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। बात आपको पहले पड़ गई। इस तरीके से भाई हम क्या बोलते हैं, मैं ओल्ड स्कूल हूँ आपको बताऊँ, ठीक है? तो ये भी होएगा कि मैंने यहाँ पर मान लिया कोई टॉपिक पढ़ाया है, मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिए, 6ठा क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा क्लास में, समझे बात? फिर मुझे लगता है भाई आपका फीडबैक बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आ रखा है, समझे बात? फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। और जैसे ही फिर हमारा भाई ऐसे टॉपिक पढ़ते पढ़ते चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको मिल जाएगी उस चैप्टर की टेस्ट सीरीज। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो भाई ये रहेगा हमारा तरीका, ठीक है?